घर में घुसते ही निशा के बिगड़े बिगड़े से तेवर देखकर रवि समझ गया कि आज जरूर कुछ हुआ है, वरना रोज मुस्कुराकर स्वागत करने वाली निशा का चेहरा यूं उतरा हुआ ना होता। लो, दीदी का पत्र आया है। निशा के बड़े हुए हाथों पर सरसरी सी नजर डालकर रवि बोला, रख दो, जरा कपड़े वपड़े तो बदल लूं। पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? निशा की हैरत भरी नजरों का मुस्कुराहट से जवाब देता हुआ रवि बाथरूम में घुस गया। निशा के उतरे हुए चेहरे का राज भी अब उसे समझ आ गया था। रवि मन ही मन सोचकर मुस्कुरा उठा। निशा सोच रही होगी कि आज मुझे हुआ क्या है। दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया मैंने। हर साल गर्मी की छुट्टियों में दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, लेकिन रवि की शादी के बाद के 5 सालों में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब दीदी के आने को लेकर निशा से उसकी जोरदार तकरार न हुई हो। बेचारी दीदी, जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी, निशा के रूखे बर्ताव व उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। दीदी से रवि का लगाव कम होता भी तो कैसे? दीदी 10 साल की ही थी जब माँ रवि को जन्म देते समय ही उसे छोड़कर चल बसी। दीदी ना होती तो मेरा क्या होता, ये सोचकर ही रवि की आंखें भर उठती। दीदी उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसी पहले थी। कैसे भूल जाता रवि बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को, जब कदम कदम पर दीदी ममता और प्यार की छाया लेकर उसके साथ चलती रही थी। दीदी तो शादी भी न करती, लेकिन रिश्तेदारों के तानों और बेटी की बढ़ती उम्र से चिंतित बाबूजी के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद रवि ने अपनी कसम देकर दीदी को शादी के लिए मजबूर कर दिया था। उनकी शादी के समय वो बीए में आया ही था। शादी के बाद भी बेटे की तरह पाले भाई की तड़प दीदी के अंदर से गई नहीं थी। उसकी जरा सी भी खबर पाते ही दौड़ी चली आती। वो भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि जीजाजी अच्छे स्वभाव के थे, दीदी की तड़प समझते थे, भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा नहीं बने थे। निशा को भी तो दीदी ही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से रवि मुस्कुरा उठा। दीदी उसकी शादी की तैयारी में कैसी बावरी हो उठी थी। ऐसा भी नहीं था कि निशा को इन बातों की जानकारी ना हो। शादी के शुरुआती दिनों में ही सारी राम कहानी रवि ने उसे सुना दी थी। रवि की शादी के बाद जब दीदी पहली बार आई थी तो निशा भी उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी और खुद रवि तो पगला सा गया था। आखिर उसकी शादी के बाद वो पहली बार आ रही थी। वो चाहता था कि भाई की सुखी गृहस्थी को देखकर वो खिल उठें, पर रवि की ढेर सारी हिदायतें पाकर निशा का उत्साह कुछ कम हो गया था। वो कुछ सहम सी भी गई थी, लेकिन रवि तो अपनी ही धुन में था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दीदी को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का जरा सा कर्ज तो वो उतार सके। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच निशा कहीं खो सी गई। उन दोनों को अपने में ही मस्त पाकर उनके साथ बैठकर वो खुद भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती, पर रवि ऐसा मौका ही न देता। तब वो खींचकर रसोई में घुसकर खाना बनाने की कोशिश में लग जाती। कितनी मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी रवि उस पर नाराज हो उठता। ये क्या बना दिया? तुम्हें पता नहीं है, दीदी को पालक पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, शाही पनीर नहीं। फिर रसोई में काम करती निशा का हाथ पकड़कर बाहर लाकर खड़ा कर देता और कहता, आज तो दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा, वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। तब भाई बहन चुगलबाजी करते हुए रसोई में मशगूल हो जाते और निशा बिना अपराध के ही अपराधी सी रसोई के बाहर खड़ी उन्हें देखती रहती। दीदी जरूर कभी कभी निशा को भी साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन रवि अनजाने ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से आगे कभी बढ़ ही न पाई थी। उस समय तो किसी तरह निशा ने हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब भी दीदी आती वो कुछ तीखी हो उठती। सीधे दीदी से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन रवि के साथ उसके झगड़े शुरू हो जाते। दीदी भी शायद भाप गई थी, इसीलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था। इस बार तो पूरे 1 साल बाद आ रही थी। पिछली बार उनके सामने ही निशा ने रवि से इतना झगड़ा किया कि दीदी बेचारी 4 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने भी दिन वो रही, निशा ने बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखा। हमेशा सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती।
एक दोपहर दीदी को अकेले काम में लगा देखकर भुनभुनाता हुआ रवि निशा से लड़ पड़ा था। तब वो तीखी आवाज में बोली थी, तुम क्या समझते हो मैं बहाना बना रही हूँ? वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है? तुम दोनों तो बातों में मशगूल हो जाओगे, फिर मैं वहां क्या करूंगी? बढ़ते बढ़ते बात बड़े झगड़े का रूप ले चुकी थी। दीदी कुछ बोली नहीं, पर दूसरे ही दिन सुबह रवि के लाख मिन्नतें करने के बाद भी चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक निशा और रवि के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए थे। दीदी के इस तरह चले जाने से वो निशा को माफ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे बाबूजी ने आखिरकार एक रात खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय रवि को भी अपने साथ ले लिया। वे उसे समझाते हुए बोले, बेटा, पति पत्नी के रिश्ते का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दीदी कोई गैर नहीं है बाबूजी। बीच में ही बात काटते हुए रवि का स्वर गुस्से से भर उठा। बेटा, शादी के बाद सबसे नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है। बाकी रिश्ते छोटे हो जाते हैं। माना कि सभी रिश्तों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश है? समझाते समझाते बाबूजी सवाल सा कर उठे। तो आप ही बताइए बाबूजी, मैं क्या करूं? निशा की खुशी के लिए दीदी से सारे रिश्ते तोड़ लूं, या फिर दीदी के लिए निशा से रिश्ता खत्म कर लूं? रवि असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं कि दोनों ही मुझे कितनी प्रिय हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए कौन कहता है बेटा? बाबूजी धीरे से हंस पड़े, फिर गंभीर होकर बोले, ये तो तुम भी मानते ही होगे कि निशा मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है। मेरा भी कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी अच्छी पत्नी साबित हुई है। फिर दीदी से ही उसकी क्या दुश्मनी है? रवि के इस सवाल पर थोड़ी देर तक उसे गहरी नजरों से देखने के बाद बाबूजी बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार तुम्हारी दीदी के आने पर वो भी कितनी खुश थी। इस सब के लिए अगर कोई दोषी है तो वो खुद तुम हो। मैं? सीधे सीधे अपने को अपराधी पाकर रवि अचकचा उठा। हाँ, तुम उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो। कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो? आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते ही उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हो। बाबूजी सांस लेने के लिए तनिक रुके। रवि सिर झुकाए चुपचाप किसी सोच में डूब गया। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदी और तुम में इतना स्नेह है। भाई बहन से कहीं ज्यादा तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब निशा को भी इसमें शामिल कर लो। ये उसका भी घर है। उसे तय करने दो कि वो अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। यकीन मानो, इससे तुम सब के बीच से तनाव और गलतफहमियों के बादल छट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाओगे। अंदर कितनी देर लगाओगे? निशा की आवाज सुनकर रवि अपनी सोचों से बाहर निकला और चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं बाथरूम में ही बैठा ये सब सोच रहा हूँ। झटपट नहाकर वो बाहर आया। चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान वो दोनों खामोश ही रहे। झूठे कप व प्लेटें समेटती निशा की हैरत ये देखकर और बढ़ गई कि रवि पत्र को हाथ लगाए बगैर ही एक मैगजीन पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? निशा का चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को रवि ने मुश्किल से रोका। हाँ ठीक है, क्यों? फिर अभी तक दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा आपने? निशा के सवाल के जवाब में वो लापरवाही से बोला, तुमने तो पढ़ा ही होगा, तुम ही बता दो क्या लिखा है। वो कल दोपहर की गाड़ी से आ रही हैं। अच्छा, कहकर वो फिर मैगजीन पढ़ने में मशगूल हो गया। कुछ देर तक निशा वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह रवि को अखबार में खोया पाकर निशा बहुत देर तक खामोश न रह सकी। दीदी आने वाली हैं, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? पता है। अखबार में नजरें जमाए हुए ही वो बोला, खाक पता है। निशा झुंझला उठी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझलाहट पर वो मुस्कुरा उठा। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद पैर पटकती हुई निशा थैला और पर्स लेकर बाहर निकल गई। जब वो लौटी तो भारी थैले के साथ
पसीने से तरबतर थी। ये देखकर रवि हैरान था। वो दीदी की पसंद की एक एक चीज छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नजरों से उसे देखते हुए निशा ने पूछा तो वो बोला, तुम जो भी बनाओगी वो लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। रवि की बात सुनकर निशा ने उसे यूं घूरकर देखा जैसे उसके सिर पर सींग उगाए हों। दोपहर से काफी पहले ही वो खाना तैयार कर चुकी थी। रवि की तेज नजरों ने देख लिया कि सभी चीजें दीदी की पसंद की ही बनी हैं। वास्तव में वो मन ही मन पछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से ही दीदी और निशा इतने समय तक अजनबी बनकर परेशान होती रहीं। ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं? निशा अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी। अपने को बिजी सा दिखाता हुआ रवि बोला, उन्हें रास्ता पता तो है, ऑटो लेकर अपने आप आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। बहुत देर से जमा हो रहा लावा अचानक ही फूटकर बह निकला। पता है ना कि वो अकेली आ रही हैं? लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त पर, तुम भी साथ चलो। मैं? हैरत में पड़ी निशा बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूंगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस न होते देखकर आखिरकार निशा ने ही हथियार डाल दिए। अच्छा उठो, मैं भी चलती हूँ। निशा को साथ आया देखकर दीदी पहले तो हैरत में पड़ी, फिर खिल उठी। शायद पिछली बार की कड़वी यादों ने उन्हें डरा रखा था। स्टेशन पर निशा को भी देखकर एक पल में ही उनकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। पैर छूने को झुकी निशा को उन्होंने बहुत खुशी से गले लगा लिया। रवि सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो ये दोनों घर पर भी कभी नहीं मिली थी। किस सोच में डूब गए? दीदी का खिलखिलाता स्वर उसे गहरे तक खुशी से भर गया। सामान उठाकर वो आगे आगे चल दिया। निशा और दीदी पीछे पीछे बतियाती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी रवि कम बोल रहा था। निशा ही आग्रह कर करके दीदी को खिला रही थी। हर बार निशा के अबोलेपन की वजह से शायद माहौल तनाव से भर उठता था। इसीलिए दीदी अब जितनी सहज व खुश लग रही थी, उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद रवि उठकर अपने कमरे में आ गया। वो दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातों में जुटी रही। कुछ देर बाद निशा कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, दीदी से कुछ बातें करो ना। तुम हो ना, मैं तो कुछ देर सोऊंगा। कहते कहते रवि ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में निशा का हाथ बटाने के लिए दीदी भी रसोई में ही आ गई। रवि टीवी खोलकर बैठा था। रवि की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रसोई घर से आता दीदी का स्वर सुनकर रवि के कान चौकन्ने हो गए। पल भर की खामोशी के बाद निशा बोली, नहीं तो वो आजकल ऑफिस में बहुत काम होने से ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए थोड़े खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारा साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं, जिनसे यहाँ आने पर मायके का एहसास होता। बाबूजी और भाई का मान दुलार था तो, पर असली मायके का एहसास तो माँ या भाभी के प्यार और मनुहार से ही होता है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। निशा ने हौले से कहा, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, हमने तुम्हें मौका ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार दिखा सको। खैर छोड़ो, इस बार जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। दीदी का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे रवि का मन भी दीदी की खुशी और संतुष्टि देखकर निशा के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा। सुबह उसके उठने से पहले ही दीदी और निशा उठकर काम के साथ साथ बातों में बिजी थी। रात को भी रवि तो सो गया था, पर वो दोनों जाने कितनी देर तक एक साथ जाकर बातें करती रही। जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि को एक बार फिर अपनी बेवकूफी पर पछतावा हुआ। सुबह उठकर वो ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? शीशे के सामने बाल संवार रहे रवि के हाथ अचानक निशा को देखकर रुक गए। ऑफिस? दीदी आई हैं फिर भी? निशा की हैरानी वाजिब थी। दीदी के लिए रवि पहले पूरे साल की छुट्टियां बचा कर रखता था। जितने भी दिन वो रहती, उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते?
हम सब घूमने चलेंगे, निशा जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार की छुट्टियां बचा रहा हूँ। शरारत भरी नजर निशा के चेहरे पर डालता हुआ रवि बोला। क्यों? निशा के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मसूरी घुमाने ले जा रहा हूँ। अभी छुट्टी ले लूंगा तो बाद में नहीं मिलेगी। निशा की आंखें भीग उठी। शायद वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रवि की जिंदगी और दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छिपा हुआ है। अपने को संभाल आंखें पोंछती वो लाड़ भरे स्वर में बोली। मसूरी जाना क्या दीदी से ज्यादा जरूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ले लेता हूँ, वो समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन दीदी यहाँ रहेंगी तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं अकेले? निशा घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या? उसे सुधार लेना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मन ही मन सोचता जा रहा था रवि, मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ। वो रवि की प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही, फिर हंसकर बोली। अच्छा अब छोड़ो, चलकर कम से कम आज की पिकनिक की तैयारी तो करूं। दीदी पूरे 15 दिनों के लिए रुकी थी। निशा और उनके बीच रिश्ते अब बहुत मधुर हो गए थे। इस बार बाबूजी भी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन जो जो नजदीक आ रहा था, निशा उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजाजी के बुलावे के पत्र ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी। दौड़ी दौड़ी निशा बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजाजी के लिए कपड़े खरीद लाई। तरह तरह के पापड़ और अचार दीदी के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए। शाम की ट्रेन थी। निशा दीदी को देने के लिए तरह तरह की चीजें बनाने में बिजी थी। रवि सामान पैक करती हुई दीदी के पास आकर बैठ गया। दीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो निशा को लेकर? आऊंगा दीदी, जल्दी ही आऊंगा। बैठी हुई दीदी की गोद में वो सिर रखकर लेट गया और बोला, तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाएक ही उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना? रवि बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। निशा के होते हुए मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊं, मुझे बहुत डर लगता था। तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही निशा और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन न तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। निशा के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि भाई तो अपना होता ही है, पर भाभी को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो अगर अपनी न बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। निशा जैसी अच्छी भाभी के होते मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। इस सब से भी बढ़कर पता है उसने क्या दिया है मुझे? क्या? मेरा मायका, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। निशा ने मुझे वो सब दे दिया है। ये कहते कहते दीदी की आंखें भीग उठी। निशा ने ये जो एहसान किया है मुझ पर, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। खाना तैयार है। निशा कब कमरे में आई पता ही नहीं चला, लेकिन उसकी भीगी भीगी आंखें बता रही थीं कि वो बहुत कुछ सुन चुकी थी। गर्व से निहारती रवि की आंखों में झांककर निशा बोली, कैसे भाई हो? पता नहीं, आज सुबह से दीदी ने कुछ नहीं खाया। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। दीदी को ट्रेन में बिठाकर रवि उनका सामान रखने में लगा हुआ था। निशा दीदी के साथ ही बैठी उन्हें दशहरे की छुट्टियों में आने के लिए मना रही थी। हमेशा उतरे मुंह से वापस जाने वाली दीदी का चेहरा इस बार चमक रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज के साथ ही रवि ने कहा, उतरो निशा, ट्रेन चलने वाली है। निशा दीदी से लिपट गई। जल्दी आना दीदी, और जाते ही पत्र लिखना। अब पहले तुम दोनों मेरे घर आना। भीगी आंखों के साथ दीदी मुस्कुरा रही थी। उन दोनों के नीचे उतरते ही ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। दीदी, पत्र जरूर लिखना। दोनों अपने अपने हाथ हिला रही थी। ट्रेन स्पीड पकड़कर स्टेशन से दूर होती जा रही थी। निशा ने पलटकर रवि की तरफ देखा। रवि की गर्व भरी आंखों को निहारती निशा की आंखें भी चमक उठी।